इमरजेंसी सर्जरी का है। एक हम्म। सर्जरी हमारा कंसर्न है इसमें। ये ओके, सब चैलेंजेस हो गए इस पेशेंट। कैसे एनेस्थीसिया देंगे? ये लेप्रोटमी सर होनी है। इसमें जो है ना, इस टाइम इसको सर इसमें पहले तो अभी इसको मेडिकल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हसनैन, आपकी आवाज गायब हो गई है। कोई कोई और बोलना चाहता है? निम्रा, आप? सर मैं बता। जी जी जी, सर, आवाज आ डॉक्टर। रही है सर? जी जी, 1 मिनट, ये डॉक्टर जिया को चांस देते हैं। आप सुने, आप इसमें जो गलतियां करें वो आप इसमें करेक्ट करें, ठीक है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। 30-year-old मेल, known case of sickle cell disease, presented with acute abdomen. Surgeon wants to do laparotomy. What are the problems? What are the challenges? And how will you manage this case? सर जी। इसमें मेरे ख्याल में जब सबसे पहले जब इसको अंडर करने से पहले ना पेशेंट को बिफोर एम्बार्किंग अपॉन द सर्जरी आई वुड लाइक टू स्टेबलाइज द पेशेंट या उसको रिससिटेट करना चाहूंगा, क्योंकि हम्म हो सकता है पेशेंट को एक्यूट जो एक्यूट क्राइसिस हो ड्यू टू हम्म द सिकलिंग, जिसमें हम्म हमें उसको पहले फ्लूइड्स देने हैं, फिर उसको हम्म जो पेन किलर्स भी देने हैं, फिर हम्म। कोई एंटीबैक्टीरियल जो है सब कुछ कवर करेंगे। फिर इसके बावजूद अगर वो रिलीव नहीं होती और मैनेज नहीं होती, देन आई विल डिस्कस विद द सर्जन एंड दे आर स्टिल हैविंग द प्लान कि उन्हें खोलना ही खोलना, देन वी विल एंड। ओके, निम्रा, इसको मजीद बेहतर करो आंसर को। सर हाइपोथर्मिया, हाइड्रेशन, हाइपोक्सिया और एनाल्जेसिया, ये 4 हमारी डोमेन्स है प्राइमरी, जिनको हमने कवर करना है प्री ऑपरेटिवली, हम्म। पेशेंट को मैनेज करना है, और फिर उसके बाद सर्जन से डिस्कस करना और प्रोसीड What करवा are the देना। possible what are the possible causes of acute abdomen in a patient with sickle cell disease? सर इसमें तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है, एक वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस है, स्प्लीनिक सीक्वेस्ट्रेशन है, तो जो इसमें एक सेकंड इसमें निम्रा, कॉज बनती है एक सेकंड, मैंने स्प्लीनिक आपसे सवाल कुछ सीक्वेस्ट्रेशन पूछा बनती है। है। सवाल आपसे मैंने कुछ पूछा है, जवाब आप किताब का बता रही हैं। मैंने आपसे पूछा सर इसमें एक्यूट स्प्लीनिक एब्डोमेन। सीक्वेस्ट्रेशन है इसमें रीजन। नहीं नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुने। इसकी तो वो सीक्वेस्ट्रेशन ही हो सकती है ना, तो आप इसका जवाब देंगी कि हम्म इन्फार्क्ट्स बन सकते हैं ना। ये इसमें चेस्ट सिंड्रोम कहाँ से आ गया? ठीक है। लेप्रोटमी ठीक के ठीक अंदर ठीक। चेस्ट सिंड्रोम कहाँ से आ गया? तो बात को हाँ नहीं, वो समझने। मैंने गल जी जी मैं देखो, समझ गई सर। मेरी बात सुने फिर। इसमें जो इसमें जो है, क्या नाम है, जिया ने बहुत एंड पे जाके जिक्र किया है सर्जन के साथ डिस्कस करने का। तो ये तो इमीडिएटली आपने इस आंसर में ये कहना है कि इट्स एन इमरजेंसी सर्जरी। एक सिकल सेल डिजीज का पेशेंट है जिसके अंदर एनीमिया होता है, जिसके अंदर जो है वो सिकलिंग क्राइसिस होने के चांसेस होते हैं, जो इसकी हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होती है, वो स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ये सारी चीज़ें फिर आपने सर्जन से डिस्कस करना है कि वो लेप्रोस्कोपिक कर रहा है या लेप्रोटमी कर रहा है, ओपन करेगा या। तो उससे आपके कंसर्न्स, लेप्रोस्कोपिक का नाम लेके आप कहेंगे कि अगर लेप्रोस्कोपिक कर रहा है तो लेप्रोस्कोपी के कंसर्न्स आ जाएंगे, ठीक है? और हमने उससे डिस्कस करना है कि व्हाट इज द पॉसिबल पैथोलॉजी। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया होगा ना, तो आप उसमें बोलेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबल। एग्जाम के अंदर हो सकता है आपसे इस तरह ना पूछें, एग्जाम में हो सकता है वो आपको स्पेसिफिकली बता दें कि जी इसके अंदर ये सर्जरी हो रही है इस चीज के लिए। ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ये बात बोलता हूँ कि हमेशा सर्जन के साथ डिस्कस करना है जुमले को। ये जुमला याद कर लें कि सर्जन से डिस्कस करना है कि व्हाट इज हिज प्लान एंड व्हाट इज हिज एक्सपेक्टिंग, ठीक है? और उसके सर अंदर इसमें आप आप ये हिमाटोलॉजिस्ट को भी सर इन्वॉल्व करेंगे आप उसमें सिकल सेल इस टाइम डिजीज में? पे इमरजेंसी सर्जरी के अंदर हिमाटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता ना। लेकिन आप ये है कि आप ठीक है। उसको, यू कैन नॉट डिले इट, एंड दिस डिलेइंग विल बी द डिसीजन ऑफ सर्जन, नॉट यू। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मैं इसको हिमाटोलॉजिस्ट से पहले ओपिनियन ले, होगा क्या? हिमाटोलॉजिस्ट करेगा क्या? कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो आप ये है कि आप उसकी यही तो मैं बता रहा हूँ कि सर्जन के साथ जब डिस्कस का जुमला बोलेंगे तो आपको खुद ही आपके आंसर आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगा। कि भाई आप कहेंगे कि मैंने सर्जन से डिस्कस करना है, व्हाट इज इज एक्सपेक्टिंग, हाउ मच टाइम वी हैव टू ऑप्टिमाइज दिस पेशेंट। तो जैसे इसने बताया था जिया ने कि इसमें फ्लूइड दे देंगे, इसके अंदर अगर सिवियर पेन हो रही है तो आप उसको एनाल्जेसिया दे देंगे, आप उसकी बेस लाइन लैब्स भेज सकते हैं
जो कि यू कैन फॉलो विद देम। आप उसके अंदर ब्लड प्रोडक्ट्स को अरेंज करने का कह सकते हैं, क्योंकि और आपने ये बोलना है कि इसके अंदर जाहिर बात है कि यू डोंट हैव, आइडियली यू शुड हैव हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि जिसमें आपको पता हो कि उसका हीमोग्लोबिन एस लेवल कितना है। लेकिन यहाँ पर जो इमरजेंसी सर्जरी होगी तो उसके अंदर आप ये बोल देंगे कि यू कैन, बट यू विल नॉट डिले द सर्जरी फॉर दैट, ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्कीमिया होने के चांसेस होंगे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर गट का स्कीमिया होना शुरू हो गया है या फॉर कहीं इंफाक्ट हो रहा है, तो आपको कौन से मार्कर से पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्या चीज आप चेक करेंगे? लैक्टेट सर। आ, भाई आपने नहीं जवाब देना, आपने तो सवाल पूछना है, अभी मैं आपके हवाले कर रहा हूँ ये। इनको पता है ये सवाल का जवाब ये। हाँ जी, लैक्टेट लेवल करवाएंगे, ठीक है। जब गट का स्कीमिया अगर हो रहा है, जब गट का स्कीमिया हो रहा है तो लैक्टेट लेवल्स करवाने होंगे, क्योंकि लैक्टेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक्चुअली फौरी तौर पे आप इसके अंदर सेप्सिस भी हो सकता है, तो आप ये बोलेंगे कि आपकी हो सकता है यू माइट नीड टू रिससिटेट दिस पेशेंट, तो यू विल बी एवेल्युएटिंग द पेशेंट, यू विल बी डिस्कसिंग विद द सर्जन अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द पेशेंट। हो सकता है इसके अंदर आप सेप्सिस की लाइन में, अगर उसके अंदर कोई सेप्सिस मार्कर आ रहे हैं तो आप सेप्सिस की लाइन पे शुरू कर देंगे। इसलिए आप इसकी एबीजीज करवा लेंगे, बेस लाइन लैब्स भेज देंगे, एंड देन यू विल प्रोसीड फ्रॉम देयर। और आपका टारगेट यही होगा कि भाई आप स्ट्रेस बचाएं, आपने नॉर्मोथर्मिया रखें, नॉर्मोक्सिया रखें, नॉर्मोकार्बिया रखें, एसिडोसिस से बचाएं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से बचाएं, अच्छा मल्टीमोडल एनाल्जेसिया दें। और आप उसके अंदर जो इमरजेंसी सर्जरी है तो जो एस्पिरेशन का रिस्क है और सारी चीज़ें, ठीक है। समझ आ गई बात? ये आंसर को इस तरीके से देना है, इस सवाल के जवाब के अंदर अपने दिमाग को, क्योंकि हम प्रैक्टिकली कभी सर्जन से बात करते ही नहीं है, कभी हम प्लान करते ही नहीं है, तो इसलिए आपको इस आंसर के अंदर सर्जन का जिक्र आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर को करने का ये, और कोई भी इसकी जगह सिकल सेल डिजीज की जगह कोई और डिजीज हो सकती है, और एक्यूट एब्डोमेन की जगह कोई और सर्जरी हो सकती है। हर सर्जरी के अंदर आपने देखना है कि ये सर्जरी कितनी अर्जेंट है, इस सर्जरी के अंदर कितना टाइम आप ऑप्टिमाइज करने का मिल सकता है, उस वक्त उसकी क्या कंडीशन है, कौन सी लैब्स आप फौरी तौर पे करवा सकते हैं, कोई रेफरल कर सकते हैं। जैसे आयजा आपने बोला था हिमाटोलॉजिस्ट, तो इसमें बिल्कुल हिमाटोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सर्जरी। तो आप ये सर्जिकल रिस्क, पेशेंट का रिस्क, और फिर आप बाकी जितनी चीजें हैं उनके दिमाग के अंदर सोचते जाएं और बोलते जाएं, ठीक है। समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो हिमाटोलॉजी में से कोई एक एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर तकरीबन हर टेबल वाइवे में, या वो हीमोफीलिया होता है, या वो पोरफायरिया होगा, या वो थैलेसीमिया होगा, या वो सिकल सेल डिजीज होगी। जीशान, इसके अलावा तो नहीं और हीमोटोलॉजी का कोई क्वेश्चन बनता? एनीमिया, सिकल सेल डिजीज, सर थैलेसीमिया। जी सर, पिछली दफा ब्लड ग्रुपिंग पे भी क्वेश्चन आ गया था। ब्लड ग्रुपिंग मुश्किल है, आता ही नहीं। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। क्या पूछा था जीशान, बता दो आप, अगर आपको याद है सवाल। मतलब कुछ बहुत ज्यादा डीप नहीं था, लेकिन ये कि उन्होंने पूछा था यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कौन सा है। हम्म। फिर पूछा था कि जी सीपीडीए क्या होता है, आरबीसीज को कितने अरसे के लिए स्टोर अच्छा, कर सकते हैं। आप कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। वो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट का कॉन्सेप्ट पूछा होगा। जी सर, यूनिवर्सल ब्लड और ग्रुप वो यूनिवर्सल डोनर बेसिकली। और सीपीडीए, फिर आरबीसीज की स्टोर कैसे करना है, कंटेंट्स ऑफ एफएफपीज पूछे थे, हम्म एफएफपी की इंडिकेशन पूछी थी, ट्रॉली हम्म क्या होता है, फिर ट्रॉली की क्लिनिकल पिक्चर, पैथोफिजियोलॉजी, मैनेजमेंट, ये हम्म। पूरा एक सिनेरियो था, मतलब ब्लड ग्रुप ब्लड मतलब वाला। असल में ना देखो, बेसिकली टेबल वाइवे में आपको तो पता ही है, जाहिर बात है, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक सिनेरियो बेस्ड होते हैं और एक डायरेक्ट जी क्वेश्चंस सर, होते हैं, ठीक है। तो ये ये जो आप क्वेश्चन डायरेक्ट है। बता रहे हो ये डायरेक्ट क्वेश्चन के रेफरेंस है, कि वो आपसे पूछ बिल्कुल। रहे हैं कि ये क्वेश्चन था कि व्हेन यू डोनेट अ ब्लड ग्रुप, व्हेन यू डोनेट अ पिंट ऑफ ब्लड, what are the products which are produced from it, how they are stored, at what temperature, what is the shelf life, what is the concerns related to it। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर लूंगा क्वेश्चन, व्हाट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। जी सर। क्रॉस मैचिंग कैसे होती है, जो क्या उसको कहते हैं, जो शॉक पैक होता है, तो शॉक शॉक पैक कैसे प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों को ये सवालों के जवाब आते हैं? अगर कोई नहीं आते
तो आप इसके चेक कर लें, क्योंकि कुछ बातें मुझे याद है, कुछ बातें शायद मुझे नहीं याद। ये ईशान शॉक इसमें पैक क्या बोला सर? शॉक पैक को वो मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, जहां पर भी कहीं ब्लीडिंग का जिक्र आता है ना, तो वो मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल क्या होता है। मैसिव, आयजा आप बताओ, आप माशाल्लाह इतने दिन के बाद आज आप को मैं देख रहा हूँ। सर मैं मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल ये होता है कि सर वी आर infusing 8 to 10 units of blood within 8 to 10 pints of blood, or the whole volume of blood is आपने replaced within सवाल को सुना ही 24 नहीं है hours. आयजा, आप गलत बता रही हैं, आप बिल्कुल गलत बता रही हैं। सर आप ये नहीं पूछ आप रहे कि बिल्कुल गलत। मैसिव व्हाट ट्रांसफ्यूजन? इज मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल? यू आर टेलिंग व्हाट इज मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैं आपसे मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल पूछ रहा हूँ, एमटीपी। अच्छा सर, ओके सर, इसका ये होता है कि अगर जो है ग्रेटर देन 150 ml पर मिनट लॉस हो रहा है, और सर जो हीमोग्लोबिन लॉस होता है वो 4 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, और सर ये ग्रेटर आपको देन कहाँ 4 से? पिंट्स ऑफ ए, ब्लड। ए, ए, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखो, अब आप इस वक्त जी सर। डायमेंशनलेस बात कर रही हो, डायमेंशनलेस बात कर रही हो। जी क्या सर। 150 ml इज ओके फॉर एवरीवन? ये एग्जामिनर सुन के खुश होगा आपके जवाब से? 150 ml में भी लाइफ, मतलब बताने का मकसद ये है कि एज वाइज होता है ना। जी सर। तो आप ये कहें, ये इसको जी इतना सर। कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। उससे कहें कि इफ यू आर ठीक है सर। हैविंग अनएंटिसिपेटेड सडन ब्लड लॉस and you ठीक है you सर। you like because of any vascular injury or any जी unanticipated problem, you will activate massive blood transfusion protocol because you don't have time for a cross matching. ठीक है? there is a ओके सर। there is a hospital based protocol in which they make O negative or O positive uncross match blood which are to be released immediately to save to as a life saving, ओके सर। जिसके अंदर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स होंगे, उसके अंदर एफएफपीज होंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट होंगे, पीआरबीसीज होंगे। ठीक है? एंड द ठीक है नंबर्स सर। विल वेरी अकॉर्डिंग टू द। अब आप ये जो बोल रहे, देखो आप लोगों को मैं घसीट घसीट के किताब से बाहर निकालता हूँ, वहां पर फंसते हैं आप लोग। अब आप ये जी सर। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये 150 ml पूछेंगे ना, तो कोई मैं अगर इरिटेट हो गया हूं ना इस आंसर से, क्योंकि दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 150 ml पर मिनट बच्चे के लिए भी यही होगा, नहीं सर। हाँ। नहीं होगा ना। जी जी हो सर। सकता है किसी के लिए इससे कम हीमोग्लोबिन पे। तो ये ऐसा आंसर देने की कोशिश करें कि जो डिप्लोमेटिक आंसर हो। ठीक है? जिसमें ओके सर। एग्जामिनर आपसे काउंटर क्वेश्चन ना पूछ सके और आपके पास रास्ता मोड़ने के लिए हो। किन ओके कंडीशन सर। में हो सकता है? सर जी जी सर आवाज आ रही है? जी सर जी। इसमें यूं कह सकते हैं कि रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स इन अ इन अ शॉक एज पर नहीं हॉस्पिटल नहीं नहीं पॉलिसी नहीं, मैसेज, वो तो मतलब नहीं नहीं बेटा, ऐसे वो नहीं है। और चीज है, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। मैसिव ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में, हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। ये ऐसी सिचुएशन है कि इमीडिएटली एकदम से ब्लड लॉस हो गया, अनएंटिसिपेटेड, तो उसके अंदर आप सर बाकायदा ये इसका स्पेसिफिक इसका नंबर होता है, इसमें आप फोन करके कहते हैं एक्टिवेट मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, एंड दे विल इमीडिएटली सेंड अनक्रॉस मैच ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। वो एक पूरा बैग आ सर जाएगा जिसके अंदर वो उन्होंने प्रिपेयर करके रखा हुआ होता है हॉस्पिटल के अंदर। सर ये इसमें हम ये भी नहीं बोलेंगे कि अगर वो 4 पिंट से ज्यादा उसने ब्लड लॉस किया, सर ऐसे वो कोई और वर्ड नहीं चीज है, बोलेंगे। वो और चीज है, नहीं सर, वो और जैसे चीज। आपने कहा ना सर फिगर्स ना बताए, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि क्या ये यूं कह सकते हैं कि रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब ये एक वो कह रहा हूँ मैं सर, नहीं नहीं, पूरा वो तो एक मैसिव मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई ना, वो तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई। ये मैं आपसे ठीक है। ये कहना का चाह रहा हूँ कि अगर एकदम से अनएंटिसिपेटेड ब्लड लॉस हो गया है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने सिजेरियन सेक्शन के लिए एब्डोमेन खोला और वो निकल आया प्लेसेंटा प्रीविया या क्रीटा, अब आपको अच्छा फौरी तौर सर। पे एक्टिवेट करना पड़ेगा मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। ठीक है? वो करवा सर रहे थे लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी या लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, और एकदम से उसके अंदर उन्होंने एओर्टा को डैमेज कर दिया। तो अब आपके पास टाइम होगा क्रॉस मैचिंग का? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, व्हाट इज मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, क्या जवाब यही देंगे सर आप? यही आप जवाब देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सर मैसिव मैं जवाब ट्रांसफ्यूजन। दूं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी, रुताबा आप दो जवाब। सर सबसे पहले मैं सिर्फ ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल में ना, सबसे पहले तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द पेशेंट हु नीड मैसिव ट्रांसफ्यूजन, देन वी नीड हम्म, टू एक्टिवेट द एमटीपी प्रोटोकॉल। ये हर हम्म, हॉस्पिटल का होता है, लाइक वी कॉल आवर ब्लड बैंक, और वहां जाके हम कॉल करके कहते हैं कि हमारे पास एक ट्रॉमा का पेशेंट आ गया और हमें इतना ज्यादा ब्लड चाहिए। लाइक
भी ओ नेगेटिव यूनिट्स चाहिए हमें ब्लड के, कुछ एफएफपीस चाहिए, और हमें प्लेटलेट्स के मेगा यूनिट्स चाहिए। ये मैसिव ट्रांसफ्यूजन पैक होता है एक अवेलेबल। और जितनी देर में ब्लड नहीं आता उतनी देर में वी नीड टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट। इंक्रीजिंग कोआगुलेशन उसकी हम ऑप्टिमाइज करते हैं, वार्म फ्लूइड्स देते हैं, हाइपोथर्मिया उसका करेक्ट करते हैं ताकि उतनी देर तक उसकी कोआगुलेशन थोड़ी बेहतर हो जाए और वो जितना ऑनगोइंग लॉस हो रहा है वो थोड़ा कम हो। फिर उसके बाद जब हमारे पास रिसीव होता है ब्लड, तो उसको वो होता है, उसको फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रीचेक करते हैं। फिर ट्रांसफ्यूजन के बाद हम उसकी और लैब्स वगैरह भेजते हैं, लाइक उसमें कैल्शियम के जो है लेवल्स देखते हैं। मैसिव ट्रांसफ्यूजन के बाद हम पोटेशियम के लेवल्स देखते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नाउ अब कोई ज़रूरत है पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, नहीं तो फिर हम टर्मिनेट कर देते हैं एमटीपी को। हाँ नहीं आप सही बता रही हो, थोड़ा सा यही इतना यही सर। बात आपने उसको ज्यादा थोड़ा सा बेहतर बताया है। वासिफ भी जो बोल रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों के उस आंसर को रिफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैसिव ट्रांसफ्यूजन जो होती है वो वही है जो आप बता रहे हैं कि आपने इतनी जल्दी ब्लड दे दिया, इतने ज्यादा यूनिट देने की जरूरत पड़ी और आपको फौरी तौर पे, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, जो कि एक्टिवेट किया जाता है। मैं आपको स्पेसिफिकली ये भी जो आपने बताई है ना बात, ये थोड़ी सी आप उसके अंदर करेक्शन कर लें कि ये मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल अनएंटिसिपेटेडली आपको करना होता है। जो आप पहले कह रही है ना, उसके अंदर तो आप कहा है कि एक ट्रॉमा का पेशेंट आ गया है, उसमें हमें जरूरत है, तो वो भी उसके अंदर भी ये हो सकता है लेकिन इट ओनली मैटर्स ऑफ टाइम। अगर क्रॉस मैचिंग का टाइम है तो फिर मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल नहीं आप उसको कहेंगे, क्योंकि ये अनक्रॉस मैच पैक है। जीशान, एम आई राइट? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, इसमें अनएंटिसिपेटेड की चीज है, इसके अंदर अनएंटिसिपेटेड की चीज है, और इसके अंदर आपने क्रॉस मैच ही नहीं करना। आपने ओ नेगेटिव ब्लड पकड़ के उसको लगाना शुरू कर देना। इवन उसके अंदर वो अगर आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछेंगे तो दैट विल बी ऑन द बेसिस कि भाई अब 4 यूनिट दे दिए ओ नेगेटिव के, तो अब आपने कौन सा ब्लड ग्रुप करना देना है। उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, नोन है या अननोन है, तो इसमें आपने आंसर ये देना है कि हम उसका, ओ अगर आपने नेगेटिव 2 ही से, देंगे सर। नहीं ये आंसर नहीं है। आप उसका ब्लड दोबारा से ब्लड ब्लड ग्रुपिंग करेंगे उसकी। ठीक है, जब सिचुएशन हैंडल हो गई है तो उसके बाद आप उसके दोबारा से ब्लड ग्रुप करेंगे और उसके हिसाब से आप उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसका ब्लड ग्रुप चेंज आ रहा हो। ठीक है, सर लेकिन जब एक दफा ओ नेगेटिव दे दिया होता है तो हमें तो ये पड़ा कि उसके बाद फिर अगर वो मजीद ब्लड की जरूरत पड़ती है, जब पेशेंट स्टेबल हो गया, तो आप फिर भी ओ नेगेटिव ही देते हैं? नहीं जीशान, उसके अंदर जो एग्जैक्टली थ्योरेटिकल आंसर है ना वो ये है कि आप उसकी दोबारा से ब्लड सर ग्रुपिंग करवाएं। सर वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में वो ये होता है ना कि एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो अब हमने पेशेंट में दे दी हैं, तो फिर से कुछ टाइम पीरियड तक हम वो ओ नेगेटिव ही नहीं देते सर? वो अब मुझे नहीं एग्जैक्ट बिल्कुल टाइम हम नहीं देंगे, याद आ आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप दोनों सही कह रहे हैं। लेकिन उसके अंदर आप उसने अपने आप को सेफ रखने के लिए, हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप ही उसका ओ नेगेटिव आ रहा हो। समझ आई? उसके जी अंदर सर। बेहतर है कि अगर आपने 3 से 4 यूनिट्स दे दिए हैं तो आप, ये आंसर आपका ठीक है कि यू मे कंटिन्यू ओ नेगेटिव, बट इफ यू हैव टाइम यू कैन रिपीट द ब्लड ग्रुपिंग एंड कंसिडर अकॉर्डिंगली, क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड क्या बहुत कॉमन होते हैं। ओ नेगेटिव तो ब्लड होता ही नहीं है हॉस्पिटल में। अच्छा, इसके अंदर भी एक छोटा सा पॉइंट है कि किन पेशेंट्स में ओ नेगेटिव देंगे, किन पेशेंट में ओ पॉजिटिव देंगे। सर वुमन ऑफ चाइल्ड बीयरिंग एज में पॉजिटिव देंगे। पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे? नेगेटिव नहीं देंगे ना, नेगेटिव वुमेन ऑफ देंगे, चाइल्ड बेयरिंग एज नेगेटिव में। देंगे, ठीक है, नेगेटिव देंगे नेगेटिव देंगे। ठीक है, जी। और इसी सवाल के साथ आप कंटिन्यू कर लें सवाल को कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लोहानी साहब बताएं, व्हाट आर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आवाज आ रही है? सर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जी जी आ रही है सर, माइक ऑन कर रहा था। मैसिव कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं कि पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, साइट्रेट टॉक्सिसिटी हो सकती है, हम्म, और कोई रिएक्शन हो सकता, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, हम्म। और क्या हो सकता है, और सबसे पहले आपको एडिमा हो हाइपोथर्मिया सकता है, बोलना, हाइपर आपको सबसे पहले हाइपरथर्मिया सर हाइपोथर्मिया बोलना ट्राली चाहिए था। ट्राली टोटल ट्राली हो सकता है, बिल्कुल नहीं नहीं, टाको एक सेकंड, ट्राली। एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए मेरी बात सुने।
इस वक्त आपको कोशिश, मैं ये सही, आपने सही बताया और गलत नहीं कंसिडर होगा, लेकिन इसको अगर आप तरतीब दे सर देना। इसका आंसर ऐसे हो सकता है ना, इम्यून मीडिएटेड, नॉन इम्यून मीडिएटेड। हम्म, इम्यून मीडिएटेड में फिर एनाफाइलैक्सिस, जो भी आपके वो मेरा सारे ख्याल ऐड है कि होते हैं ज्यादा उसमें। बेहतर वो उस वक्त होगा कि जो वो फौरी तौर जो पे, मैडम बता रही हैं वो तो किसी भी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन का है। ये सर जो कह रहे सर हैं मैसिव एक तो ट्रांसफ्यूजन का, सबसे पहले उसमें एबीओ डिफरेंट है आंसर। इनकम्पैटिबिलिटी से होगा ना, जो सबसे वेरी पहले गुड। एक्यूट होगा। देखो जो फौरी तौर पे हो सकता है ना, वो आप बताएं। आप ब्लड ग्रुप बगैर देखे हुए दे रहे हैं, तो उस टाइम पे एनाफिलैक्सिस रिएक्शन या इनकम्पैटिबिलिटी की रिएक्शंस होने के ज्यादा चांसेस है ना। बेशक आप उसको दे सकते हैं, वो यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन जो चीज सबसे पहले हो सकती है सबसे पहले बताएं। ठीक है, उस टाइम पे जो आप, अगर आप ये जो आपने बोला ना रुताबा, ये इट शुड बी द फर्स्ट वर्ड टू से। हाइपोथर्मिया और ट्राली तो देर से होगा, हाइपोथर्मिया भी होगा, ठीक लेकिन ट्राली तो बहुत देर में होगा। ट्राली फौरी तौर पे तो नहीं होगा ना लगाने के फौरन बाद ही। तो उस टाइम पे जो चीजें हो सकती हैं स्टोर्ड ब्लड के अंदर, जो जो चीजें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो आप पहले बताएं। ये ओवरलोड भी तो हो सकता है ना, उस टाइम पे आप मैसिव ब्लड दे रहे हैं, तो उस टाइम पे ओवरलोड भी हो सकता है, उसकी वजह से एरिथमियाज भी हो सकते हैं। हाइपोथर्मिया भी सही बोला है, आंसर गलत नहीं है, मैं सिर्फ उसको मजीद आपको रिफाइन कर रहा हूँ कि आंसर में तरतीब रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। ये नॉन मीडिएटेड ठीक और है ठीक। इम्यून मीडिएटेड, निम्रा बहुत खूबसूरत लफ्ज है, लेकिन कई दफा सिचुएशन के हिसाब से आपको खूबसूरती के बजाय आपको मौका महल देखना ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो ये आपका इम्यून मीडिएटेड और सर मीडियम। अब अभी किसी ने बोला था कि हाँ वो हाँ। जनरल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हैं, मैसिव के डिफरेंट हैं, तो मैसिव में क्या चीजें ऐड हो जाती हैं? नहीं नहीं, मैसेज में देखो, मेरी एक बात सुनो, आप तरतीब रखो, आप एकदम एक लम्हे की किताब से अपने आप को आजाद कर लो। तरतीब से मुझे बताओ, वहां पे इमीडिएटली देते हैं सबसे पहले क्या माइनर रिएक्शंस नहीं होते? उस टाइम पे फीवर नहीं हो सकता, उस टाइम पे रैश नहीं हो सकता, उस टाइम पे जी एबीओ में सर, यस सर। इनकैपेबिलिटी नहीं हो सकती, ओवरलोड हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, पोटेशियम ज्यादा बढ़ जाएगा, कैल्शियम कोगुलोपैथी हो हाइपोकैल्सी, सकती है। कोएगुलोपैथी हो कोगुलोपैथी हो सकती सकती है, हाइपोकैल्सीमिया होगा। वो चीजें बताओ ना पहले। है। आप किताबों से, आप सिट्रेट लोगों को धक्के मार मार के, डंडे मार मार के मुझे निकालना पड़ता है, क्योंकि जब किताबों के खूबसूरत अल्फाज आते हैं ना, वहां पे एग्जामिनर को आपको गर्दन पकड़ने का मौका मिल जाता है, और आप सही बताओगे ये। और एक मजे की एक बात बताऊं कि वहां पर अगर आप तरतीब से बताओगे तो भूलोगे नहीं, और अपने आप को इमेजिन करो वहां पर क्या हो रहा होगा। रॉन्ग ब्लड भी तो दिया जा सकता है ना उस टाइम। तो उस टाइम पे आपने इन बातों का ज्यादा ख्याल रखना है। माइनर रिएक्शंस हो रहे होंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है उस वक्त, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, एसिडोसिस, ये सारी चीजें, उसके अंदर सिट्रेट टॉक्सिसिटी जो है वो उस टाइम पे यानी कि जो मतलब बेसिकली वो उस टाइम पे जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसके बाद फिर आप ट्राली भी बता दें और टैको भी बता दें, और वट एवर यू वांट टू से, यू कैन से, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। लेकिन होगा ये कि अगर आप शुरू ट्रॉली से करेंगे ना, तो आप एक तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा, और दूसरे आप भूल जाएंगे जो सादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपका सवाल निम्रा समझ आ गया ना आपको, कि ये एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो यही हैं कि रिएक्शन, वो एक फॉर्म, उसके जो 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 मॉर्गन के अंदर जो लंबी लिस्ट बनी हुई है ना, उसका किसी जमाने में मैं एक फार्मूला मैंने बनाया था, फन पा गया, मुझे भूल भी गया है। फिब्राइल रिएक्शन, अर्टिकेरिया, और पता नहीं नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा, और होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट रिएक्शन, वो तो सारे आप बता सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस को ट्रांसमिट किया जा सकता है, वो तो सारे होते हैं। तो इमीडिएटली जो उस टाइम पे होंगे, कोशिश करें कि ट्राई टू बी नेचुरल। जो इमीडिएटली वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको बता के फिर उसके बाद आप अगली चीज करें। अगला वो इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि अब आपके पास और क्या क्या मैनुअर्स हैं जो आप कर सकते हैं। कोई सर्जिकल कंप्रेशन, सर्जिकल वेज होंगे, सेल सेवर का आप सर यूज एक कर चीज सकते ऐड हैं। करूंगा। जी जी। ये मैडम जो जिक्र कर रही थी ना कि मतलब मैसिव ट्रांसफ्यूजन और नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन के जो डिफरेंस हैं साइड हम्म, इफेक्ट्स, देखिए अब हाइपोथर्मिया जो है वो मैसिव में ही होगा। एक ब्लड ट्रांसफ्यूज करने पे तो हाइपोथर्मिया नहीं होगा, लेकिन हम्म। इम्यून नॉन इम्यून मीडिएटेड तो एक ब्लड से भी हो सकता है, आधे से भी हो सकता है। आधे से क्या, चंद ड्रॉप से हाइपोकैल्सीमिया भी भी हो सकता है। यूजुअली, बिल्कुल, मतलब हाइपोकैल्सीमिया भी यूजुअली मैसिव में होगा, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नहीं होगा। तो वो कुछ चीजें हैं जो मैसिव के साथ आ जाती हैं, बाकी जो जनरल ये इम्यून नॉन इम्यून सारे हैं, ये तो किसी भी ट्रांसफ्यूजन के साथ आ जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो और वहां पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक पेपर आउट है, ये क्वेश्चन ये पेपर में आपसे हर सूरत पूछा जाएगा, चाहे वो इलेक्टिव के फॉर्म में, चाहे वो इमरजेंसी की फॉर्म में। सेल सेवर का जिक्र आपने करना है, आपने फैक्टर 7 आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके दिमाग में रोटम या थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी होना चाहिए कि वो आपसे इससे रिलेटेड दिमाग के अंदर आप एक्टिव रखें ब्लीडिंग के रेफरेंस से। इलेक्टिव और नॉन इलेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। पैकिंग
एम्बुलाइजेशन, अगर वो सिजेरियन सेक्शन के रेफरेंस से है तो वो जो बीलिंच स्यूचर और हिस्टेक्टमी, ये आपका ये ऑब्स्टेट्री हेमरेज के होगा। वरना आपने पैकिंग कर दी, आपने कोई लाइगेट कर दी आर्टरी, आपने कोई एम्बुलाइजेशन कर दी, आपने सेल सेवर यूज कर लिया, आपने जो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को देखा, आपने रोटम के जरिए देखा कि भाई इसको किस प्रोडक्ट की जरूरत है, रोटम या थ्रोम्बोएलास्टोग्राफी से, और आपने जो है वो ये जो है आपका फैक्टर 7, ये फैक्टर 7 तक के दिमाग के ब्लीडिंग में कहीं से भी घूम फिर के आता है ना, तो यही होंगे। और आपको उसको कैसे बोलना है सिर्फ आपको वो कंडीशन के हिसाब से होगा कि अगर आप उस टाइम सर पे कंसिडर ट्रांजामीन का नाम ले यस, सकते हैं कहीं भी यू या आर ना? एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ट्रांजानेमिक एसिड में मैं भूल गया हूँ, ट्रांजानेमिक एसिड आप बताएंगे और फिर आपके दिमाग में आएगा कि भाई इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन। ये कुछ कंडीशंस के अंदर ये आपके दिमाग में आना चाहिए, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन। और आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके अंदर आपका टारगेट ये है कि पेशेंट को लीथल ट्रायड में ना जाने दें, क्योंकि लीथल ट्रायड में पेशेंट जाएगा तो वो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। लीथल ट्रायड के अंदर कोएगुलोपैथी, हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कैसे करेंगे, आप जो है वो रोटम और थ्रोम्बोएलास्टोग्राफी अगर आपके पास मौजूद है तो उसके जरिए आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट देना है। अगर एक्यूट हाइपोवोलीमिया हुआ है तो इट विल बी अ बेटर चॉइस टू गिव हीमोस्टैटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि आप एक पेशेंट नॉर्मल था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अगर उसके अंदर एक्यूट हाइपोवोलीमिया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मोवोलिमिक वो हाइपोवोलीमिया, मतलब नॉर्मोवोलिमिक नहीं, मैं शायद गलत लफ्ज बोल रहा हूँ, उसमें आपको हीमोस्टैटिक जरूरत होगी। तो उसके अंदर जो 1:1:1 का कॉन्सेप्ट है वो आप इम्प्लीकेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक उसके अंदर चीज आ जाएगी। तो ये ब्लीडिंग से रिलेटेड ट्रॉमा में भी आ जाएगा, ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज में भी आ जाएगा, कोई फायर आर्म के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारों के अंदर घूम फिर के यही बातें हैं, यही ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशंस हैं। जीशान ने जैसे जो ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग का किया है, ये क्वेश्चन एक प्रिपेयर कर लें कि भाई आप ब्लड प्रोडक्ट देते हैं, ट्यूटोरियल बड़ा अच्छा सा है, उसके अंदर सब लिखा हुआ है कि आप कैसे निकालते हैं, बातें भूल जाती हैं। आप पहले उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, फिर उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकलता है, फिर उसके अंदर से आप एफएफपीज निकालते हैं, उसको थॉ करते हैं तो वो फिर एफएफपीज क्रायोप्रेसिपिटेट बनते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपसे टोक्स में स्टेशन में भी पूछा गया है और टेबल वाइवे में भी जैसे ही बता रहा है कि पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको रिप्लेसमेंट्स पता होनी चाहिए कि फैक्टर 8 को कैसे रिप्लेस करते हैं, जो है वो उसका क्या फार्मूला है। अगर आप देंगे क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे तो कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट देंगे तो कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, एफएफपीज देंगे तो कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, और जो डेस्मोप्रेसिन का क्या रोल है। ये 4-5 चीजें, क्योंकि जो है ना आपका हीमाटोलॉजी, उसके अंदर देखो बात स्टार्ट होगी एनीमिया, एनीमिया के बारे में क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर घूम फिर के क्या बात होगी कि एनीमिया का आपको कॉज पता होना चाहिए, एनीमिया कंपेंसेटेड होगा या डीकम्पेंसेटेड होगा। प्रैक्टिकली एनेस्थेटिस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो डीकम्पेंसेटेड हो गया एनीमिया तो उसके अंदर हार्ट फेलियर के साइंस आ रहे होंगे, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर वाले साइंस होंगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का राइट पे शिफ्ट होगा, पेशेंट के अंदर फेलियर के साइंस आ सकते हैं, तो ये डीकम्पेंसेटेड है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, अगर पेशेंट को आप कोई भी ऐसे दवाई देते हैं जो उसके हार्ट पे इफेक्ट करती है तो इस पेशेंट के अंदर कोई रिजर्व नहीं होगा, तो ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो में डिस्टर्बेंस होगी और पेशेंट के अंदर इस्कीमिया हो सकता है। ये आपके दिमाग में पहली बात होनी चाहिए। फिर पॉसिबल अगर कोई कॉज है तो उसके अंदर कॉज को के रेफरेंस से आपको पता होना चाहिए कि कोई लिवर की प्रॉब्लम है या किडनी, अगर उसकी सिंथेसिस की प्रॉब्लम है तो वो किडनी से रिलेटेड है, अगर लॉस है तो वो लिवर से रिलेटेड है, या अपर जीआई लॉस हो रहा है या लोअर जीआई लॉस हो रहा है, वो हेमाटोमेसिस की फॉर्म में है या वो उस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये एनीमिया से रिलेटेड ये बात है। एनीमिया क्योंकि लॉन्ग केस मैंने खुद दिया हुआ है इसलिए मुझे पता है कि एनीमिया किस एनीमिया अक्सर पूछा जाता है, नया भी हो तो भी आपका ब्रेड एंड बटर यही है। एनेस्थीसिया की मंडी जो है वो है होती या तो एयरवे से रिलेटेड है या अपने मरीज की ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचानी है। वो पहुंचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होगी कि या तो आपका हार्ट ठीक हो, अगर हार्ट में प्रॉब्लम होगी तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकेगा, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। या अगर सेप्सिस में जा रहा है पेशेंट तो यूटिलाइज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो शॉक का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, क्योंकि हर वक्त उस टॉपिक को इतनी डिटेल से करने का मौका नहीं होता। आप सुन लें, उसके अंदर वो सारे 4 फॉर्म्स ऑफ शॉक को काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस किया था, किस तरीके से उसको करना है। लेकिन इतनी शायद हो सकता है अलग से हमारे एफसीपीएस के अंदर शायद शॉक के बारे में इतना डिटेल ना पूछें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा एनेस्थीसिया है ही शॉक पे।
घूम फिर के अगर आप सोचें ना, तो हम जो भी हीमोग्लोबिन चेक कर रहे होते हैं या हम जो भी मेडिकेशंस दे रहे होते हैं, उसमें हमारा रिस्क यही होता है कि भाई कहीं वो हार्ट को डैमेज ना कर दे, ठीक है ना। ये सॉरी, हार्ट को जब वो डिप्रेस करेगा तो बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद अगले में सिकल सेल डिजीज है और थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में या सिकल सेल डिजीज के अंदर जो बातें कॉमन है कि दोनों के अंदर बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग रही होंगी, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, इन्फेक्शंस और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसमें आयरन का लोड होगा, तो उसके अंदर आयरन से रिलेटेड हीमोक्रोमेटोसिस, और अगर वो बच्चा है तो उसके अंदर वो थैलेमिक फेसिस के रेफरेंस से मैक्सिलरी जो है वो प्रोमिनेंस हो रही है, उसकी वजह से डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो रही है, एरिथमियाज हो रहे हैं, लिवर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये आयरन के ओवरलोड की वजह से प्रॉब्लम्स है। जो सिकल सेल डिजीज है उसके अंदर क्योंकि एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो कि स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो वो सिकल कर रहा है। सिकल कर रहा है तो वो वेजो एक्लूसिव क्राइसिस है, एप्लास्टिक क्राइसिस है, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस है, हीमोलिटिक क्राइसिस है, वो उसमें है। लेकिन अल्टीमेटली आपने उसको स्ट्रेस से बचाना है, वो बात आ गई। थैलेसीमिया के अंदर ये है कि वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, आप बेहतर है कि आप उसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर दें, या उसका जो बेसिकली आपने उस लेवल पे रखना है कि जो उसकी कंपनसेशन के साथ वो बरकरार रख ले। तो ये थैलेसीमिया एक दफ़ा मेरे से टेबल वाइबे में पूछा था, उस तक मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। क्वेश्चन यही था, कोई थैलेसीमिया का पेशेंट था, वो यही 3-4 लफ्ज सुनना चाह रहे थे, ये फ्रंटल बोसिंग होती है और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस होती है और एक्सचेंज जो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसके बाद जो कोएगुलोपैथिक प्रॉब्लम्स हैं, या वो हीमोफिलिया है या वो वॉन विलिब्रेंट डिजीज है, ठीक है। तो वो हीमोफिलिया के अंदर या वो ए है या वो बी है, 8 की डेफिशिएंसी है या 9 की डेफिशिएंसी है। तो आपने जहन में आपने यही रखें कि ब्लीडिंग हो रही है, क्रॉनिक ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, और उसके अंदर इजी ब्रूजेबिलिटी होगी। तो आपने एनेस्थीसिया के जितने भी मैनूवर्स हैं, चाहे वो एनजी ट्यूब है, चाहे वो आईवी लाइन है, चाहे वो एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन है, चाहे वो कोई भी प्रोसीजर है, वो आपने बहुत केयरफुली करना है कि उसके अंदर ब्लीडिंग ना हो। एक बात हो गई। दूसरे आपने हीमोग्लोबिन सॉरी जो फैक्टर 8 के लेवल या फैक्टर 9 के लेवल आपने पेरी ऑपरेटिव पीरियड में एक सर्टेन लेवल से ऊपर रखने, 100% रखने हैं। वो अकॉर्डिंग टू द सर्जरी होगा, वो एग्जैक्टली मेरे से गलती हो सकती है, वो आप एग्जैक्टली देख लें कि कितने लेवल्स कितनी देर तक के लिए चाहिए होंगे। उसके लिए आप देने के लिए मैंने ऑप्शन आपको बता दी, या आप क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे, या आप प्लेट ये जो है ये आपका FFPs देंगे, या आप फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट देंगे, और साथ आपको हेल्प के लिए आपको डेस्मोप्रेसन भी आएगी। वॉन विलिब्रेंट डिजीज के अंदर भी कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी, उसमें कुछ टाइप्स के अंदर वॉन विलिब्रेंट डिजीज के डेस्मोप्रेसन देते हैं, कुछ में नहीं देते हैं, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है। उसके अंदर वॉन विलिब्रेंट सिर्फ फैक्टर का होता है, सिर्फ टाइप 1 में देते हैं सर, बाकी में नहीं देते, बाकी में नहीं देते हैं, टाइप ठीक ए है। में देते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जब आपसे वो पूछेंगे ना, तो वो इतनी डिटेल आपकी कोई राम कहानी नहीं होगी। वो राम कहानी यही होगी कि भाई एक हीमोफिलिया का पेशेंट है ना, तो फैक्टर 8 को आपने मेंटेन रखना है, और हो सकता है कि उसको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी हो, उसका बेस लाइन आप फैक्टर 8 का लेवल देख लिया, और आपने सर्जन के साथ डिस्कस किया, हीमोटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस किया, और आपने मेंटेन किया लेवल। इमरजेंसी सर्जरी आ गई है, तो इमरजेंसी सर्जरी में भी आप जो है वो उसकी लेवल्स भेज सकते हैं, आप उसका करवा लेंगे, और उस टाइम पे आपके पास जो ऑप्शंस मौजूद है आप उनके जरिए आप उसको दे देंगे। आप जो है वो बेड साइड टेस्ट आपको हीमोफिलिया में के अंदर आपका ACT प्रोलॉन्ग आएगा, आपका जो है वो आप जो है एग्जैक्टली वो गाइड नहीं करेगा, लेकिन आप बेसिकली यही बता सकते हैं कि हम उसको पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग के जरिए देख लेंगे अगर इमरजेंसी सर्जरी आ गई है, ठीक है। और आप यूज ऑफ टॉर्निके का जिक्र कर दें, ब्लीडिंग के अंदर में ये मैं भूल गया हूँ, टॉर्निके का भी जिक्र आ जाएगा इसके अंदर। जहां जहां पे मुमकिन होगी टॉर्निके का जिक्र आएगा, जहां जहां पे मुमकिन होगा हीमोडाइल्यूशन का जिक्र आएगा, जहां जहां जिक्र आएगा आपने एनगॉर्जमेंट को अवॉइड करना है। आपने जिस साइड पे सर्जरी हो रही है उस साइड को आप एलिवेट कर दें कि जिससे वहां पे वीनस एनगॉर्जमेंट ना हो, उससे आप ब्लीडिंग कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज भी आ जाएंगी इसी के अंदर ही। अब आपने फिट करना है कहाँ पर, कौन सा हीमोडाइल्यूशन का जिक्र, या वो नॉर्मोवोलेमिक होगी या वो हाइपरवोलेमिक होगी, ठीक है। नॉर्मोवोलेमिक होगी या हाइपरवोलेमिक होगी हीमोडाइल्यूशन। बाकी चीजें वो एक आखिर में सारी बातें हो जाए तो एक मुझे आज तक पता कोई नहीं है कि क्या भला होती है, कोई परफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर होते हैं, वो भी ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ब्लीडिंग, हीमोफिलिया, वॉन विलिब्रेंट डिजीज, सिकल सेल डिजीज, इनके अंदर बातें तकरीबन बहुत सारी कॉमन है, कहीं ना कहीं से वो ब्लड ज्यादा दे रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक चीज इसमें मैं भूल गया हूँ, सिकल सेल डिजीज का, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने कभी पेशेंट नहीं देखा था। ये एक सिकल सेल डिजीज के अंदर एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है पेन की। उनके अंदर सीवियर पेन होती है, और अक्सर ये लोग ओपियोइड एडिक्ट्स होते हैं।
तो आप ये जहन में रखें कि जो सिकल सेल डिजीज का पेशेंट है उनके अंदर जो आपको चैलेंजेस हैं उसके अंदर एक ओपियाइड एडिक्शन का भी आपने जहन में रखना है। एडिक्शन नहीं, डिपेंडेंस, सॉरी एडिक्शन नहीं कहेंगे, एडिक्शन विल नॉट बी अप्रोप्रिएट वर्ड, कि ये पेशेंट हो सकता है ओपियाइड डिपेंडेंट हो, तो आपको ओपियाइड की रिप्लेसमेंट करनी पड़ सकती है। और आपने उसकी पेन के अंदर आपने जो उसका बेस लाइन जो वो ले रहा है वो देना है किसी भी फॉर्म में। अगर वो ओरल ले रहा था तो आपने उसको आईवी में कन्वर्ट करना है, वो आपको कन्वर्शन आनी चाहिए, ठीक है। यूजुअली वो डिफरेंट हैं, ये भी एक एक्चुअली टॉपिक है कि आपने वो 2-3 किस्म के पेशेंट्स होते हैं जो ओपियाइड से रिलेटेड है, या तो वो ओपियाइड एडिक्ट होंगे, ये ले रहे होंगे ओपियाइड्स, या वो ओपियाइड के डिपेंडेंट होंगे, या वो कैंसर का पेशेंट हो सकता है, या कोई भी क्रॉनिक पेन की कंडीशन हो सकती है, या वो सिकल सेल डिजीज का हो सकता है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जो जो रिप्लेसमेंट में होंगे, तो रिप्लेसमेंट में या वो मीथाडोन ले रहे होंगे, या वो नैलट्रेक्सोन ले रहे होंगे, या बुप्रीनॉर्फिन, जो 3 मेडिकेशंस होती हैं जिनके जरिए रिप्लेसमेंट होती है। तो वो मुझे अभी इस वक्त एग्जैक्टली उनके फार्मूलाज याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को प्लीज ये नोट कर लें, आप उसकी कन्वर्शन याद कर लें कि मेथाडोन की किस तरह मॉर्फिन में कन्वर्ट करेंगे, या किस तरीके से मॉर्फिन को फेंटानिल में कन्वर्ट करेंगे। ये एक चार्ट बना हुआ है, ये ओपियाइड कन्वर्शन का चार्ट। ज़ीशान अगर प्लीज़ अगर हो ना तो आप शेयर कर दो, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मुझे ज़बानी याद नहीं है, तो शायद मैं आप लोगों की ना हेल्प कर सकूँ इस तरह, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इससे रिलेशन से मुझे सिकल सेल डिजीज़ के रेफरेंस से मुझे याद आ गया है, ठीक है। चलिए, एक एमसीक्यू बुक में था, वो मैं शेयर कर दूंगा आप प्लीज शाम शेयर में। कर चलो, सकते हैं, ठीक है। तो ओपियाइड्स की जो एडिक्शन के रेफरेंस है वो ये है। तो हिमाटोलॉजी हम लोगों ने इस सेशन में कर ली है। इंशाल्लाह फिर शाम को भी, आज मैं असल में मैं भी घर पे बैठा हूँ, तो अभी नमाज वगैरह पढ़ के फिर इंशाल्लाह अगर आप लोग होंगे ये पढ़ें। अच्छा देखिए, मेरी एक बात सुने, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बी लॉजिकल, बी लॉजिकल। और एक आपको मैं टास्क दे रहा हूँ कि ये 15-20-25 जो डिजीजेज है ना, उनको आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन करना आना हो। जिस तरह मैंने आपको सिकल सेल डिजीज का बताया ना कि ये हीमोग्लोबिनोपैथी है, इसके अंदर एनीमिया होता है, सिकलिंग होती है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, लिस्ट बनाएं, और हर जो 20-25 कॉमन डिजीजेज है ना, उनको आपको 1 मिनट, आपके पास 1 मिनट घड़ी लगा के आप अपने रिकॉर्ड करें आंसर्स को, कि भाई 1 मिनट के अंदर मैंने इसके मुतालिक एनेस्थीसिया के कंसर्न्स को या इसके मुतालिक जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको कैसे बताना है, ठीक है। ठीक है भाई, जी चले सर। इंशाल्लाह फिर कुछ घंटों के बाद इंशाल्लाह दोबारा मैं आप लोगों को क्लास लूंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। कुछ फायदा भी हुआ है कि नहीं? ये बहुत सारे खामोश मुसाफिर जो थे। बिल्कुल सर, नहीं फायदा हुआ है सर, बिल्कुल। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। रुताबा, अब शहीर को आप रुताबा शहीर हो ना? जी सर, मैं ताबा शहीद हूँ। चलो शहीर के कान जी सर। पकड़ो, उसके सर खाओ खूब अच्छी तरह, ठीक है। फिर ये मिल गया चार्ट, शेयर किया निशान डाल आवाज कट रही है आपकी। चले, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।